डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना काम जो है सही तरीके से नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोपिट्यूटरिज्म एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। सो अंडर सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है? अंडर सीक्रेशन होता है पिट्यूटरी हार्मोन्स का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स खारिज करते हैं उनका जो अंडर सीक्रेशन होता है, तो इस वजह से डिफरेंट काजेज प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम में हमारे पास शियान सिंड्रोम है, ठीक है, नॉन सिक्रेटरी पिट्यूटरी एडिनोमा है एंड क्रेनियोफेरेंजियोमा, एम्प्टी सेलर सिंड्रोम है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी है, ठीक है। और ये जो है मेन जो है हमारे पास प्रॉब्लम है ब्रेन इंजरी रेडिएशन, ये जो है क्या है हाइपोपिट्यूटरिज्म काज करते हैं। सो दीज आर द काजेज आर डिफरेंट कंडीशन इन विच हाइपोपिट्यूटरिज्म आकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनो, यानी पिट्यूटरी एडिनो होते हैं लेकिन इसमें कोई हार्मोन वगैरह सीक्रेट नहीं होते। देन वी हैव क्रेनियोफेरेंजियोमा। तो क्रेनियोफेरेंजियोमा जो है हमारे पास एक क्या है बिनाइन ट्यूमर है, और ये यूजुअली जो है 10 to 14 ईयर ओल्ड में होता है, ठीक है। और ये जो है रेनमेंट ऑफ द केज स्पॉट से जो है डिराइव्ड है। सो व्हाट अबाउट क्रेनियोफेरेंजियोमा? सो इट इज बिनाइन ट्यूमर यूजुअली अकर होता है 10 से लेकर 14 साल की उम्र में, यानी इस एज में ज़्यादा होता है। और ये क्या है डिराइव्ड है फ्रॉम रेनमेंट, जो रेमनेंट्स हैं रत्केज पौच से, उनसे क्या हैं डिराइव्ड हैं रत्केज पौच। तो क्रेनियोफेरेंजियोमा क्या है? इट इज अ बिनाइन ट्यूमर। ये क्या है? एक बिनाइन ट्यूमर है जो 10 to 14 ईयर ओल्ड में ज़्यादा काम होता है, और ये डिराइव्ड है रेमनेंट ऑफ रत्केज पौच से। इसके बाद शियान सिंड्रोम क्या होता है? शियान सिंड्रोम में हमारे पास इस्कीमिया होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो जो है अक्सर पोस्टमार्टम हेमोरेज की वजह से होता है। तो एक बच्चा पैदा हुआ एक माँ का, और इस वजह से उसको ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, यानी यूरिट उधर से जो है यानी यूरिनरी पाथवे जो रिप्रोडक्टिव पाथवे है वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम हेमोरेज। तो पोस्टमार्टम हेमोरेज जब सीवियर होता है तो इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से इन फीमेल के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, और इन्फार्क्शन इस्कीमिक इन्फार्क्ट होता है पिट्यूटरी का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पोस्टमार्टम इमेज। तो क्या होता है कि एक फीमेल है, इसके अंदर उसको बच्चा पैदा हो गया, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है उसको शियान सिंड्रोम हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस पिट्यूटरी ग्रोथ। प्रेगनेंसी इंड्यूस पिट्यूटरी, यानी प्रेगनेंसी में क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि ब्लड भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और इंक्रीज सोसिबिलिटी होते हैं। तो हाइपोपरफ्यूजन, यानी उसको प्रेगनेंसी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है और उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको अगर थोड़ा सा भी ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये वनरेबल हैं इस्कीमिया को इन केस व्हेन देयर इज प्रेगनेंसी। तो जब पोस्टपार्टम में होता है तो अभी भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज है वो बड़ा होता है, और उनमें क्या होता है चांसेस ऑफ इनफैक्ट इंक्रीज होते हैं। यूजुअली प्रेजेंट विद फेलियर टू लैक्टेट। इनमें ये जो फीमेल्स होते हैं उनमें लैक्टेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हिमेनोरिया होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में डिफेक्टिव। तो ये सिम्टम्स जो हैं इसमें आते हैं। फेलियर टू लैक्टेट जो है प्रोलैक्टिन की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं उनके तकरीबन बहुत से जो मिनी हार्मोन्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो अगर प्रोलैक्टिन में प्रॉब्लम होगा तो लैक्टेशन में प्रॉब्लम होगी, यानी वो बच्चा जो है वो जो माँ है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। एमिनोरिया यानी उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एबनॉर्मल होगा। और कोल्ड इंटॉलरेंस कब होगा? यानी कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह क्या है कि जो T3 हैं और T4 हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें लो T3 और T4 होता है क्योंकि TSH जो होता है कम होता है। तो TSH कम होता है तो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट नहीं करता, इस वजह से फिर T3 T4 लेवल कम होता है, और हाइपोथायराइडिज्म जो है होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस कैसे होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो होते हैं अक्सर इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो दिस वाज शेहान सिंड्रोम। ये क्या था हमारे पास? शेहान सिंड्रोम। सो शेहान सिंड्रोम। इसके बाद हमारे पास है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होती है एट्रोफी हो जाती है या कंप्रेशन हो जाते हैं पिट्यूटरी के, ठीक है। तो इन दिस केस एट्रोफी मीन डिक्रीज हो जाते हैं साइज या कंप्रेशन हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच लाई इन द सेलर टर्शिका। एज वी नो दैट लेट्स से ये क्या है सेलर हमारे पास बोन है जिसमें डिप्रेशन होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो हमारा लेट्स से दिस इज हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी स्टैक है, और ये क्या है इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस तरह मौजूद है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सेला टर्शिका। सो दिस इज द सेला टर्शिका। तो अगर इसमें कंप्रेशन हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तो इसको हम क्या बोलते हैं एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। दिस इज सेलर टर्शिका। सो इन केस ऑफ एम्प्टी सेलर सिंड्रोम दिस एट्रोफी और कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी which lie in the सेलर टर्शिका। हमें पता है कि जो पिट्यूटरी है वो सेलर टर्शिका के अंदर मौजूद होता है।
ऑफन इसकी वजह क्या है, आइडियोपैथिक हो सकते हैं, अननोन काज हो सकते हैं। कॉमन होता है इन ओबीस फीमेल, जो मोटे औरत होती है, मोटी औरत जो, उनमें जो है ये कॉमन होता है। एसोसिएटेड है विद आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ये इंट्राक्रेनियल आइडियोपैथिक जो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है इसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है। सिंड्रोम है इम्टी सेलर सिंड्रोम। इम्टी सेलर सिंड्रोम जो है ये मोर कॉमन है इन ओबीज एंड हाइपरटेंसिव। फीमेल, जो एक तो फीमेल के अंदर है, और दूसरे नंबर पे जो ओबीज और हाइपरटेंसिव फीमेल है उनमें जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी क्या है। पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी, इसमें क्या होता है कि एक पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, और इसमें फिर हेमोरेज होता है। सो सडन हेमोरेज होता है, सडन हेमोरेज यानी अचानक हेमोरेज यानी ब्लीडिंग होती है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। यानी एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा है, और इस एडिनोमा की बाद जो है इसमें इमेरेज हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी। एंड इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक होता है, क्योंकि इसमें अचानक ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस वजह से ये जो पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी है इसमें सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक होता है। विजुअल इंपेयर होती है, यानी इसमें देखने में मसला आ जाता है, ठीक है। बाई टेम्पोरल हिमी हनोपिया डिप्लोपिया ड्यू टू क्रीनियल नर्व थ्री पाल्सी, ठीक है। यानी जो प्रेशर होता है वो अक्लोमोटर यानी जो थर्ड क्रीनियल नर्व उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है। एंड फेलियर ऑफ फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटिज्म, जो हाइपोपिट्यूटिज्म उसके फीचर जो है हो सकते हैं, शॉक हो जाते हैं फ्रॉम द लॉज ऑफ कार्टिसोल। इसके बाद जो है तो इसमें हाइपोपिट्यूटिज्म के जो है फीचर हो सकते हैं। इसके बाद ब्रेन इंजरी है, ब्रेन इंजरी की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन डैमेज हुआ है, और इस वजह से फिर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल हो जाता है और उसका फंक्शन सही है। इस तरह रेडिएशन की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब डैमेज होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोपिट्यूटिज्म हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में जो है हमारे पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जो हार्मोन है उनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट हार्मोन की जो है डिफिशियंसी होती है, तो इस वजह से हम उन हार्मोन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे कि ग्लूकोकार्टिकाइड है, थायरॉक्सिन है, सेक्स स्टेरॉइड है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोपिट्यूटिज्म। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्रोमेगाली। आज हम एक्रोमेगाली के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्रोमेगाली क्या है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर एक्रो, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस जो है हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर होता है और एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो जाए और वो चिल्ड्रन के अंदर हो जाए तो उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा वो जिजेंटिज्म होगा। लेकिन अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, जो आज हमारा टॉपिक है, एक्रोमेगेली। तो ये हमारे पास जिजेंटिज्म कब होता है, व्हेन इट अकर इन द चिल्ड्रंस, एंड इफ इट इज आफ्टर द एडल्ट एज देन इट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगेली। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन एक्रोमेगेली दैट वी विल डिस्कस। तो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन होगा एडल्ट के अंदर, ठीक है। एडल्ट जो है एक्रोमेगेली में, एडल्ट के अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होगा। इन केस ऑफ एक्रोमेगेली देयर बी एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो इसको हम एक्रोमेगेली बोलते हैं।
से हम ग्लूकोज दे देंगे तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, वो सोचेंगे कि अभी हमने और ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाना है क्योंकि बाहर से ग्लूकोज आ गया। बट दिस अगर नॉर्मली सो बट इन केस ऑफ एक्रोमेगेली, अगर एक पेशेंट की एक्रोमेगेली है तो उसमें क्या होता है, एडिनोमा है, तो वो तो इसको नहीं देखता कि बाहर से ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस अपना क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज रखता है। सो दिस मीन दिस कि अगर हम बाहर से ग्लूकोज दे देंगे तो ये ग्लूकोज जो है ग्रोथ हार्मोन के लेवल को सप्रेस नहीं करता, जिस तरह नॉर्मल पीपल में होता है। यानी जब नॉर्मल लोगों में हम बाहर से ग्लूकोज देते हैं टू चेक व्हाट इज द काज ऑफ दिस, सो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो जाती है। बट इस केस में एडिनोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, विच इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्रोमेगेली, तो ये इसको नहीं देखता कि बाहर से ग्लूकोज जितना है, कम है, ज़्यादा है। सो फेलियर ऑफ टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलिंग ग्लूकोज टेस्ट, पिट्यूटरी मास सीन ऑन एमआरआई, एमआरआई में हम मास भी देखते हैं। तो सीरम, एक तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की लेवल ज़्यादा होती है, दूसरा हम क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं बाहर से, और एमआरआई करते हैं जिसमें हम मास देते हैं, देखते हैं। इसके बाद जो है नाउ वी कम टुवर्ड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन, यानी जो एडिनोमा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिसेक्ट करते हैं, काटते हैं। अगर हम इफ नॉट क्योर्ड ट्रीट विद ऑक्सीडेटाइड सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, तो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग जो है हम देते हैं और वो ग्रोथ हार्मोन की लेवल को डिक्रीज करते हैं। तो लेट्स से सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को भी कम करता है और साथ में टीएसएच के लेवल को भी कम करता है। बट हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, ग्रोथ हार्मोन। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ऑक्सीडेटाइड देंगे विच इज सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, दैट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद जो है पेगविसोमेंट जो देते हैं ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एक्शन करता है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले जो दवाई हैं, जो ड्रग हैं पेगविसोमेंट, वो को हम देंगे तो ग्रोथ हार्मोन अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, या डोपामिन एगोनिस्ट देंगे यानी केबारगोलिन। तो ये हमारे पास क्या है, एक्रोमेगेली हैं।